हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं खंड शिक्षा अधिकारी के नोटिफिकेशन पर। तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर 2022 का नोटिफिकेशन आपका अगस्त के तीसरे वीक और सितंबर के पहले वीक में जारी हो जाएगा। इसके बाद आपको समय थोड़ा सा कम मिलेगा, 3.5 महीने का आपका समय मिलेगा। और जब आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा तो प्री के एग्ज़ाम के बाद आपको लगभग 4 महीने का समय मिलता है आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए। जैसा आपको पता है 16 अगस्त 2020 को बीईओ का आपका प्रारंभिक परीक्षा हुई थी और आपके 6 दिसंबर को आपकी मेंस की परीक्षा हो गई थी। तो लगभग मान के चलिए 13 गुना के आसपास सेलेक्ट होते हैं लोग। जो यूपीपीएससी 2020 की बीईओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका 309 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार वैकेंसी की मात्रा थोड़ी सी कम है। पद काफ़ी कम बताए जा रहे हैं। पद की संख्या लगभग 175 से 178 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन मैक्सिमम जो पद होंगे वो 200 के आसपास आएंगे। ये खबर जो बताई, जब आप जैसा कि आप देखते ही हैं, जब मैं समीक्षा अधिकारी या कोई भी एग्ज़ाम बताता हूं तो एग्जैक्टली सटीक बैठता है जाके, क्योंकि मुझे पता चल जाता है तभी मैं आपके सामने जिक्र करता हूं, है ना। जैसे नायब तहसीलदार के पद अगली बार जुड़ेंगे, 107 पद खाली हुए हैं, तो 107 पद आपके नायब तहसीलदार के यूपीपीएससी 2023 में जुड़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग इस पर बात क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया था, तो मैं आपको इस बार पिछले साल के जो पेपर बने थे उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है, प्री के पेपर में क्या पढ़ना है, मेंस के पेपर में क्या पढ़ना है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, सिलेबस को सही से समझना है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक किताब को 4 बार पढ़ना है, 4 किताब को है ना नहीं पढ़ना है आपको, अगर आपको सिलेक्शन जल्दी लेना है। तैयारी के लिए समय कम है और काम आपके पास बहुत ज़्यादा है। चलिए मेरा वीडियो देखते ही तुरंत ही अपने आप को डिसाइड कर लीजिएगा, कमर की पेटी कस लीजिएगा और उड़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिलेक्शन कैसे मिलना है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 पेपर इसमें आप देंगे, 2 चरण में, एक होगा प्रारंभिक परीक्षा और एक होगा मेंस का मुख्य परीक्षा। इसमें इंटरव्यू आपका नहीं होता, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि देयर इज नो इंटरव्यू इन यूपीपीएससी बीईओ एग्जाम। ओके, उत्तर प्रदेश खंड शिक्षा अधिकारी में आपका इंटरव्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिएगा यूपीपीएससी बीईओ का जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इसमें 120 क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। इन 120 प्रश्नों में से एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा और आपका लगभग 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो 300 नंबर में आपका होगा और 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, अर्थात 120 क्वेश्चन 120 मिनट। 120 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको करने हैं और इसमें 300 नंबर में से आपको मैक्सिमम, अगर आप कट ऑफ को क्लियर करना चाहते हैं, जनरल कोटे से हैं तो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो आपको बता ही दूंगा, नहीं जनरल कोटे से अगर आप हैं तो आपको 180 प्लस, यानी 180 और 85 के बीच में अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में रखिए। 180 से 185, 185 के ऊपर मत बढ़िए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बताते हैं 189, 190, लेकिन 185 तक अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए और मेंस की तैयारी करना शुरू करेंगे। तो इसकी स्ट्रेटजी होगी कि 185 में से मुझे कितना करना है, कितना छोड़ना है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ऐसा पेपर बनाता है जिसमें से 3-4 क्वेश्चन तो उसके 100% गलत होते ही होते हैं, है ना। अब इसके बाद 3-4 क्वेश्चन पर आपत्ति जताई जाती है, फिर इसके बाद आप सोचते हैं कि यार मेरा वो 7-8 को जो क्वेश्चन है वो तो गलत हो गया, लगता है मैं कोटे से बाहर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। आपको सिंपल सा वही सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, और भारतीय कृषि, व्यापार, पशुपालन, ये सारी चीज़ें हैं। करंट अफेयर तो किसमें से कितना क्या आता है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किसमें आपको कितना पढ़ना है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। चलिए इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये होता है कि महत्वपूर्ण पार्ट में जीएस के अलावा आपको मैथ और रीजनिंग से बहुत सारा मदद मिल जाती है। रीजनिंग और मैथ पर आपकी कमांड अच्छी है, आपने कभी एसएससी वगैरह की तैयारी करी है, लेखपाल वगैरह की तैयारी करी है या यूपी ट्रिपल एससी वगैरह की तैयारी करी है, तो यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ वाला जो पोर्सन है वो सभी बंदे कर ले जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी मेरिट यहाँ से आपकी बढ़ जाती है। जैसे आपको पता है कि आरओ और एआरओ का जब पेपर होता है तो हिंदी लोग कर लेते हैं, इसी की वजह से उसकी जो मेरिट है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, 135-37 के आसपास चली जाती है। तो आपका ये प्रारंभिक परीक्षा, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सामान्य विज्ञान, इतिहास, है ना, भारतीय संस्कृति, इंडियन नेशनल मूवमेंट अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपको जब इतिहास पढ़ाया जाएगा तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, वही सिंपल सी पारिस्थितिकी एंड शहरीकरण, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अच्छा मैं बताऊं आपको कि प्री के पेपर में आपका विश्व का भूगोल आ रहा है। प्री के पेपर में तो विश्व का भूगोल आता है, लेकिन मेंस के पेपर में आपका विश्व का भूगोल नहीं आता है। मेंस के पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपका भारत का भूगोल होता है। मैं आपको भी मेंस के पेपर भी दिखाऊंगा, आपको सब कुछ देखना है, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर एक बात देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ देखिए जरा सा, यहाँ पर आप जब कि लोक सेवा आयोग का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जब भी सिलेबस निकलता है तो सिलेबस में एक चीज़ वो खास बात तरीके से पूछता है ना, क्या,
ये पूछता है नेचुरल रिसोर्स, जरा इसको देखिएगा गौर से, हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, हर लोक सेवा आयोग में ये बड़ा शानदार तरीके से पूछता है ना, भारत में खनिज संसाधन, और इससे एक दो क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। फिर आपको यूपी का पेपर दे रहे हैं तो यूपी जीके की नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मेंस में आते हैं। मेंस में आपके बेटा दो पेपर होंगे, जैसे आपका जनरल स्टडी का एक पेपर होगा, है ना, इसके बाद जनरल हिंदी का होगा, ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा अर्थात लिखने वाला होगा। जनरल स्टडी में आपके 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए आपका होगा, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये कैसे होंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। 125 शब्दों में से आपको 125 शब्दों में इस क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। फिर सेक्शन बी होगा, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होगा, इसमें 50 जो शब्द के भीतर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये आपका आ जाएगा, इसमें 20 शब्द के भीतर या 25 शब्द के भीतर आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, मनसबदारी प्रथा पूछी गई थी, है ना, कन्नौज का युद्ध पूछा गया था, ऐसे 20 शब्दों के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा जो सेगमेंट होगा, अच्छा यहाँ पर ये देख लीजिएगा, 100 मार्क्स 100 मार्क्स 60 मार्क्स 40 मार्क्स, टोटल हो गया 200। 3 घंटे में आपको 200 नंबर प्राप्त करने के लिए इस पर छेड़खानी करनी पड़ेगी। बहुत आसान होता है, कठिन कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी क्या है। जैसे 2020 में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मैंने बहुत सारे दिए, उसी प्रकार से इस बार भी दूंगा, 100% दूंगा, ठीक है ना। इस बार तो मैंने स्ट्रेटजी चेंज कर दी है, मेंस के लिए आंसर राइटिंग करने की बात शुरू कर दी है। चलिए मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी पहले जो बच्चे कहीं और तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं और जाना चाहते हैं उनके लिए पहले मैं इसको बता देता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ूंगा। जनरल हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका पूरा इसमें ग्रामर पोर्शन होगा, भाषा बोलियां ये सब होंगी, है ना। इसमें आपका गद्यांश होगा, उस गद्यांश में रेखांकित अंश होंगे, अभी मैं पेपर दिखा दूंगा आपको। फिर इसके बाद सेक्शन बी होगा, उसमें आपको 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे, एक ऐसे 50 नंबर का, तो आपको 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे, है ना। तो 2 ऐसे आपको लिखने हैं 700 शब्दों में, 700 शब्दों का एक ऐसे होगा। इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे, यानी कि 1.5 घंटे में आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आपको मेंस का थोड़ा सा सिलेबस दिखा देता हूं, क्योंकि इसमें हमने बताया कि विश्व का भूगोल नहीं है ना, इसमें थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट है, और इसके बाद थोड़ा सा इकोनॉमी का, करंट अफेयर का पार्ट है, ठीक है ना। बाकी जो आपको प्री में पढ़ाऊंगा, जैसे मैं आपको जो प्री पढ़ाऊंगा, समझिएगा, जब मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा तो प्री और मेंस दोनों एक साथ करवाऊंगा। प्री पढ़ा रहा हूँगा, इसी में मैं आपको मेंस के क्वेश्चन दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं, यानी कि जो आप पढ़ेंगे उसको कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वो भारत में मानसून पूछेगा, जब भारत में मानसून पूछा जाएगा कि भारत में मानसून का आगमन कैसे होता है, तो फिर आपको आईटी सीजन के बारे में पता होना चाहिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व मानसून आता है, लेकिन वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, इसलिए दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है। और जो तमिलनाडु में ठंडी वाले दिन जो वर्षा होती है वो एक्चुअली में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। चलिए इसको मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलता है, और हाई प्रेशर बन जाता है तिब्बत के पठार पर, और लो प्रेशर बन जाता है समुद्र में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, इसलिए हवाएं ऊपर से नीचे बहना शुरू हो जाती हैं, उसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसके कारण से तमिलनाडु में ठंडी में वर्षा प्राप्त हो जाती है। इसको जरा सा मेंस का आप जरा देख लीजिए, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन एवं कल्चर, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्रीकल्चर, इसके बाद क्या नाम है, इंटरनेशनल रिलेशन, हल्का तो थोड़ा सा आ जाता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, इसके बाद आपका जो मामले संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक हो गया, WB हो गया, IBRD हो गया, ये सारी चीज़ें, सार्क हो गया, संबंध हो गए, ये सब हो जाएगा। इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स में से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद शिक्षा में अद्यतन विकास, यहाँ पे भारत में शिक्षा का विकास पूछा जाएगा। यहाँ पर भारत में शिक्षा का जो विकास है वो वैदिक शिक्षा से लेकर आधुनिक शिक्षा और शिक्षा के लिए उठाए गए कदम और उनसे संबंधित रिपोर्ट, ये सब क्वेश्चन आपके मेंस में बनाता है। बाकी उत्तर प्रदेश की आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में सारा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कहेगा कर्मानत्य कहाँ होता है, या फिर जनजातियों के बारे में बताइए, जनजातियों का प्रवास स्थान बताइए, कितनी जनजातियाँ रहती हैं, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। मैं जनरल हिंदी का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जनरल हिंदी में आपठित गद्यांश आता है, उसका संक्षेपण आता है, रेखांकित अंश आता है, शीर्षक लिखना होता है, इसका कार्यालय आदेश या अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, इसमें अंतर पूछ सकता है, या शासकीय या अर्धशासकीय पत्र लिखने के लिए कह सकता है, ये दोनों में अंतर पूछ सकता है, परिपत्र या कार्यालय आदेश में अंतर पूछ सकता है, वाक्यों का अनुवाद, यहाँ पर तो कंप्लीट तरीके से ग्रामर है ना। वाक्यों का अनुवाद आएगा हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, अनेकार्थी शब्द आएंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, है ना, शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द स्वरूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, ठीक है। ये आपका
आएगा। तो ये था आपका थोड़ा सा सिलेबस जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये ऐसे समझ लीजिए, ऐसे में 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पर 3। यहाँ पर लिख देना भारतीय कृषि एवं व्यापार, यहाँ पर एक छूट गया होगा टाइपिंग वाले सर जी से, यहाँ पर लिख देना है भारतीय कृषि एवं व्यापार, भारतीय कृषि एवं व्यापार, भारतीय। अभी मैं आपको पुराना पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है, बस मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, भारतीय कृषि एवं व्यापार, ठीक है भैया, भारतीय कृषि एवं व्यापार। तो आपको मैं 2 ऐसे याद करवाऊंगा, मैं आपको 2 ऐसे 2 टॉपिक से यहाँ पर याद करवाऊंगा जो मेरा है, जिस पर मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। मैं आपको बढ़िया बढ़िया कोटेशन दूंगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आप समझिएगा, अगर आपको करना है, यदि आपको करना है तो मेरे हिसाब से आप संस्कृति और साहित्य पर लिख सकते हैं, है ना, जैसे मैं लिखता हूँ संस्कृति साहित्य पर लिख सकते हैं, या नहीं तो आप करंट अफेयर पर ये उठा लीजिए, ज़्यादा रहेगा। करंट अफेयर पर जब आप लिखते हैं तो एग्जामिनर नंबर बहुत प्यारे देता है, ठीक है ना, इस पर नंबर ज़्यादा मिलते हैं, है ना, और बाकी इन दोनों में नंबर थोड़ा सा कम मिलने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे, आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, और ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो आप विज्ञान और पर्यावरण को मिलाकर लिखिएगा, है ना, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उनका निवारण कैसे करना है, जब ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, भूकंप ज्वालामुखी सब पढ़ रहे होंगे, तो उसी में आपको फिर ये पढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो उसी में आपका ये ऐसे में बता दूंगा कि आपको यहाँ पर ऐसे कैसे लिखना है। तो आप विश्वास करिए, ऐसे में आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे, जैसे हमको मिलते हैं वैसे आपको भी मिलेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि पेपर को देखते हुए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पेपर देखने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश खंड शिक्षा अधिकारी का बैच मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं पेपर पर डिस्कशन कर लेता हूँ। जिसको वीडियो स्किप करना है वो आगे बढ़ा के वीडियो स्किप कर देगा, लेकिन जिसको अपनी सफलता जरूर लेनी है। अच्छा, एक और बात, हाँ, बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये बताइए बीएड वाले फॉर्म भरेंगे? हाँ बिल्कुल भरेंगे, बीएड वाले फॉर्म भरेंगे। और एलटी डिप्लोमा, बेसिक शिक्षा स्कूल से, ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज से जो जिनके पास डिग्री होगी वो, है ना। तो एलटी ग्रेड का जिसके पास डिप्लोमा होगा, एलटी ग्रेड का जिसके पास डिप्लोमा होगा, बस यही दोनों व्यक्ति क्या भर पाएंगे, यूपीपीएससी बीओ का एग्जाम दे पाएंगे। बीएड और एलटी ग्रेड होना जरूरी है। 21 वर्ष से 40 वर्ष, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक आप आराम से पेपर दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, जितनी बार पेपर देना चाहें उतनी बार पेपर दीजिए, ठीक है। बीएड और एलटी ग्रेड, मैं फिर बता रहा हूँ, बीएड और एलटी ग्रेड वाले बच्चे ही ये यूपीपीएससी बीओ का एग्जाम देंगे, ठीक है। अब चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि आप अगर देखेंगे तो आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वो है व्हाट्सएप लिंक, ठीक है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप का लिंक दिया है, ठीक है ना। अब इस व्हाट्सएप के लिंक पर आपको क्या करना है, सिर्फ वही बच्चे, सबको नहीं जुड़ना है। अरे सुन तो पहले लो भाई, सबको नहीं जुड़ना है। जो बच्चे यूपीपीएससी बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपीएससी बीईओ 2022 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पर प्री और मेंस, पहले मैं प्री चलाता था, इसके बाद मेंस चलाता था, लेकिन अब नहीं ऐसा करेंगे, प्री और मेंस दोनों एक साथ चलाएंगे, जिसमें आपको मिलेगी 500 घंटे की क्लासें, जिसमें आपको मिलेगी 500 घंटे। अभी तक आपने जीएस फाउंडेशन पढ़ा होगा यूपीपीएससी प्री के लिए, उसमें 250 घंटे होती है, इसमें मेंस भी जुड़ रहा है, इसलिए 500 घंटे की कक्षाएं आपको मिलेंगी। आप वो कक्षाएं लाइव लीजिए, और लाइव अगर नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, तो वही कक्षाएं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। इस 500 घंटे की कक्षाओं में आपको 150 घंटे की जो कक्षाएं हैं, है ना, 150 घंटे की जो कक्षाएं हैं वो पहले से ही रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी आपको पहले से ही, कि अगर आप लाइव क्लासेस कर लें और इसके बाद आपको घर पे बैठना नहीं है, जो क्लासेस पढ़ी हैं उसको आपको रिवीजन करते चले जाना है, यानी कि 500 में 150 घंटे की आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, बाकी सारी आपकी क्लास कैसी होगी, लाइव, और वही लाइव को आप बाद में भी देख सकते हैं, यानी कि 350 घंटे की आपकी लाइव क्लास आपकी होने वाली है। अब आप सोचेंगे सर ये कब चलेगा बैच, सुनिएगा, ये बैच चलेगा 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, ये 2 घंटे का बैच है। और हो सकता है, अच्छा, 11 बजे से 2 बजे तक जो बैच बता रहे हैं, इसमें ये एक सब्जेक्ट चलेगा, एक सब्जेक्ट। इसके बाद जो आपका क्लास है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा, ये दूसरा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 यानी डेली बेसिस पर आपकी 4 घंटे की क्लास होगी। टाइम मैंने फिक्स कर दिया है, शेड्यूल तो वैसे आता ही है ना, मैंने बीच में भी लाइव क्लास लेना बंद ही कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये इस पर मैं बहुत लंबा फोकस करूंगा। एक आर ओ जो मेरी जान है, जिसको सेलेक्ट भी रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और नौकरी भी करी है, छोड़ी भी है, चलो छोड़ो, तो ये क्या कह रहा हूँ, तो आर ओ
और ये खंड शिक्षा अधिकारी, है ना, पूरी अच्छी पकड़ है, विश्वास करिए, ठीक है ना। और जो वही जानते हैं वो जानते ही हैं, और जो नहीं जानते हैं वो पेपर देखें और मेरा जो यूट्यूब पे पढ़ाया है या जो मैंने बैच में पढ़ाया है उसको मिला लें। मैं ये नहीं कहता मैंने सप्लाई इंस्पेक्टर का पूरा पेपर मिला दिया। अबे सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर इतना सरल आया था कि कोई उछलने की कोशिश ना करे इसमें। लोकसभा में सदस्य बनने की उम्र पूछी थी, इमली में कौन सा आम्ल पाया जाता है, अरे भाई ये सब क्वेश्चन तो सब लोग लगा लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने उसका सोल्यूशन भी नहीं करवाया, ठीक है, वाहवाही करने का कोई मतलब नहीं है। तो बीओ का आपको रोज 4 घंटे की क्लास मिलेगी, है ना, जिसमें से 150 घंटे पहले से रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, 350 घंटे आपको लाइव मिलेंगी। प्री होगा, मेंस होगा, दोनों आपको बताया जाएगा। इसके बाद जो मैंने आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया है, ये जो मैंने आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया है ना, इसमें सिर्फ वही बच्चा जुड़ेगा जो तैयारी करना चाह रहा है। इसकी फीस सबसे कम है, सबसे कम फीस है इसकी, मात्र 3500 रुपये में पूरा प्री और मेंस कराया जाएगा। मात्र 3500 रुपये में आपको प्री और मेंस कराया जाएगा। और आपको ये बैच ऐप से नहीं लेना है, ऐप से ये बैच नहीं लेना है आपको ये इस ग्रुप में ऐड हो जाना है। ऐड हो जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है ना। फिर उसमें उस ग्रुप में मैं रहूंगा, आप हमसे आराम से बातें कर सकते हैं, आंसर राइटिंग आप बना के भेज सकते हैं, मैं आपकी कॉपी चेक करके आपको नंबर खुद दूंगा कि कहाँ पर क्या गलती है। ऐसे मैं आपको जो ऐसे बताऊंगा, जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा, वही ऐसे आपको लिख कर लाना है, ठीक है ना। एज इट इज जो मैं कहूँगा वही करना है। मात्र 3500 रुपये फीस है। व्हाट्सएप ग्रुप आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए। वो बच्चा बिल्कुल नहीं जुड़ेगा जो जुड़ गया है, उसको बैच नहीं लेना है, मैं रिमूव कर दूंगा या फिर मैं दूसरा ग्रुप बनाने की कोशिश करूंगा, तो कृपया परेशान नहीं करेंगे, है ना। तो सिर्फ वही बच्चे जुड़ेंगे जिनके पास बीएड और एलटी ग्रेड का डिप्लोमा है और जो यूपीपीएससी बीओ का एग्जाम देना चाह रहे हैं, सिर्फ वही बच्चे जुड़ेंगे। बात समझ आ रही है। और मैं 500 से ज़्यादा बच्चे जोड़ूंगा भी नहीं, मैं ऐसा नहीं मैं 10,000 11,000 12,000 जोड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। एक ही ग्रुप बनाऊंगा और 500 बच्चों के ऊपर मैं कोई बच्चा नहीं लूंगा। एक ही ग्रुप में उन्हीं को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, उनसे वीडियो कॉल भी करूंगा, उनका वीडियो कॉल करके बातचीत भी करूंगा, सब कुछ, मतलब समझ रहे हो। इस बार खंड शिक्षा अधिकारी एसएसजी गुरुकुल भर भर के देने वाला है, ठीक है ना। तो बस वही बात है कि अब 500 बच्चे हम जोड़ेंगे और मैं खुदा न खास्ता मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि वैकेंसी भाई कम से कम कुछ नहीं तो 400-300 के आसपास रहे, है ना। तो मेरे बच्चों के अंदर भी बहुत सारा कंपटीशन बढ़ रहा होगा, तो जो अच्छा लिखेगा वो काम करेगा। क्यों, मैं ऑफलाइन क्लास में भी तो पढ़ाता हूँ, 150 200 250 बच्चा बैठा रहता है, उसमें आंसर लास्ट में वही सुना पाता है जो बहुत दिमागी होता है। तो मैं जानता हूँ क्लास में जितने बच्चे होंगे उनमें से 10% लोग ही सिलेक्शन देते हैं, 10%। और 500 में यदि 50 लोगों ने सिलेक्शन दे दिया तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा, है ना, गर्व से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप जरूर ध्यान दें। और जो भी दिक्कत हो तो फिर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ग्रुप में ऐड हो जाइए, आप ग्रुप में ही व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, ग्रुप में कोई ऐसे मैसेज नहीं डालेगा कि इस कसम है तुमको ये मैसेज शेयर करो वरना 11 लोगों को और ये काली माता आएंगी, ये सब वाला नहीं करेगा कोई, है। चलो अच्छा, आगे बढ़ा जाए। अब जरा सा थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं कि पेपर भैया कैसा बनता है ना। थोड़ा सा मैं पेपर का एनालिसिस करा देता हूँ ताकि आपको लगे हाँ यार जो सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे जो क्वेश्चन कराते हैं एग्जैक्टली वही पेपर में आता है ना। तभी तो क्वालिटी पता चलेगी, वरना कैसे पता चलेगी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले पेपर दिखाता हूँ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का प्री का पेपर। तो जरा सा ये प्री का पेपर आपको देखना है, पहले प्री का पेपर देखिए, इसके बाद मैं आपको मेंस का पेपर दिखाऊंगा। पहले ये प्री का पेपर देखिए, ठीक है ना। जैसे आप प्री का पेपर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्री का पेपर है। जैसे ये पूछा गया है कि फॉरेन हेड तापमान को सेल्सियस पैमाने में बदलना है, फिजिक्स में मैंने आपको हीट में पढ़ाया, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए, फिर इसके बाद आपका अनुच्छेद से क्वेश्चन आता है, पॉलिटी में सीधे सीधे अनुच्छेद मिलाने के लिए कहेगा। उपाधियों का अनुच्छेद 18, धार्मिक मामलों के स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, ये पूछेगा। फिर यहीं पर यहाँ पर भी आपका क्या करेगा, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेगा। तो हिस्ट्री और पॉलिटी पे कमांड आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो ये आप पेपर देख पाएंगे, देख लीजिए, है ना। आर्थिक एवं सामाजिक विकास में यहाँ पर ये पूछा गया है, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब पॉलिटी के क्वेश्चन, देखो सारे पॉलिटिक क्वेश्चन एक साथ आए हैं। और देखिए अब एक चीज़ देखिए, जो पॉलिटिक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आर्टिकल से पूछे गए हैं, है ना। लेकिन जो क्योंकि मेंस जब होगा तो मेंस में आपका वो कॉन्सेप्ट पूछेगा। फिर आप ये देखिए, आपका ये पूछा गया, क्या नाम है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। तो इस प्रकार से तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा किस सब्जेक्ट कितना क्या आता है, ये सब बना दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको मेंस का पेपर दिखा देता हूँ, प्री तो निकाल लेते हैं लोग। अच्छा, एक और बात, 13 गुने बच्चे बुलाए जाते हैं, कितने गुने,
13 गुने बच्चे बुलाए जाते हैं। जैसे पिछली बार 2020 में कितनी वैकेंसी थी? 309। तो 309 वैकेंसी में 4092 बच्चे बुलाए गए थे, यानी कि आपके कितने बच्चे बुलाए गए थे? 13 गुने बुलाए गए थे। और जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी 185 के आसपास ही गई थी, है ना, यानी कि 185 से नीचे नहीं लाना है आपको, ठीक है ना। अब ये हिंदी का पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको हिंदी का पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा ये हिंदी के पेपर पे गौर कीजिएगा। रीड मोड पे आते हैं, हिंदी के पेपर पे जरा गौर कीजिएगा। ये आपका एक पूछा गया था, ये गद्यांश, ठीक है, एक गद्यांश दिया है और इस गद्यांश से क्या पूछा गया है, ये गद्यांश दिया गया है ना, फिर रेखांकित दे दिया गया है। रेखांकन करने के बाद जैसे लिखा है सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं, ऐसे रेखांकित कर दिया गया। अब रेखांकित जैसे ये लिखा हुआ है अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य की विरोधी होती है। फिर इसके बाद पूछा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, कितने नंबर? 6 नंबर, देखो हाँ 6 नंबर का है। सहजात वृत्तियां क्या है? 5 नंबर का। गद्यांश का शीर्षक बताइए, 4 नंबर का। और मूल भाव संक्षेपण कीजिए, संक्षेपण मैं आपको सिखा दूंगा, संक्षेपण कीजिए, इसमें आपका पूछा गया है 10 नंबर का, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया ना, कार्यालय आदेश और अधिसूचना में अंतर स्पष्ट करके एक एक उदाहरण दीजिए। इसका संधि क्या है और स्वर संधि के भेद बताइए। और स्वर संधि, वही स्वर संधि का मतलब आप समझ लीजिए कि वही पूछ रहा है, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, है ना, ये सब पूछ रहा है और एक एक उदाहरण दे देना है आपको। इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, ये पूछा गया है। दिस सूप इज एब्सोल्युटली डिलीशियस, ये सूप तो बहुत मजेदार है ना, ऐसा वाला। इसका मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताना था। 9 दिन चले 2.5 कोस, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, घड़ो पानी पड़ना, है ना, ये सब आपका। इसके बाद आपका पर्यायवाची आया था, अनरत, कलत्र, आमर्श, कृशाणु, अजीर। इसके बाद वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आया था, ठीक है, ये आपका आ गया। फिर आपका आएगा द्वितीय खंड, क्या आएगा? द्वितीय खंड। और इस द्वितीय खंड में आप देखेंगे कि 100 नंबर का होगा द्वितीय खंड का, और जो 100 नंबर होगा उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अभी जो ऐसे लिखना पड़ेगा है ना, वो ऐसे ही आया था, साहित्य और जीवन मूल्य, ऑनलाइन शिक्षा चुनौतियां और संभावनाएं, परंपरागत कृषि का भविष्य, मेक इन इंडिया एक सशक्त भारत का स्वप्न, कोविड-19 एक वैश्विक आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पता ही होगा जब करंट अफेयर पढ़ रहे होगे, पर्यावरण असंतुलन और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो हिंदी का ये मेंस का पेपर है, हिंदी का ये क्या है भैया? आपका मेंस का पेपर है। मैं आपको थोड़ा सा पेपर जीएस का मेंस का दिखा देता हूँ। क्या हो गया? हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा जीएस का मेंस का पेपर दिखा देता हूँ। ये तो हिंदी का पेपर हो गया, फिर जीएस का मेंस का पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको भी देख लीजिए आराम से, देखिएगा। ये 1 से 10 तक जो होंगे, 1 से 10 तक जो होंगे वो आपके दीर्घ उत्तरी होंगे, 1 से 10 तक जो होंगे वो आपके दीर्घ उत्तरी होंगे। 11 से जो 21 तक होंगे वो आपके लघु उत्तरी होंगे। इसके बाद आपके 20 क्वेश्चन अति लघु उत्तरी होंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपको, देखो जिसने हमसे पढ़ा है वो तो कहेगा अरे सर ये तो हम कर लेंगे, आपने पढ़ाया है। अरे पढ़ाया तो है मैंने, बस सुन लीजिए। वैदिक युग में धार्मिक विचारों और अनुष्ठानों के विकास पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच मतभेदों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु आपको पता ही है 9, ठीक है। इसके मूल अधिकार और नीति निषेधक तत्वों के बीच में अंतर बताइए कि मूल अधिकार नेगेटिव नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं और डीपीएसपी सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ये मूल अधिकार बताते हैं कि सरकार को क्या नहीं करना है ना, डीपीएसपी बताते हैं सरकार को क्या करना है या राज्य को क्या करना है। ये भाग 3 है, ये भाग 4 है। इस प्रकार से 12 से 35 है, 36 से 51 है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन चलाया गया उसके बारे में है। इसके बाद आपका करंट अफेयर से संबंधित वायु प्रदूषण ये अधिनियम का पास हुआ, ये सब आपको करके लिख देना है अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के वैश्वीकरण पर प्रभाव बताइए। कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका बताइए। करंट अफेयर से क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं और जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं ये नहीं बहुत कठिन। तो भारत में सूखे का कारण क्या होता है? भारत में सुनामी, देखो भारत का भूगोल आएगा, विश्व का भूगोल नहीं आएगा, लेकिन विश्व का भूगोल से आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी उसका असर भारत पे पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान में बाल श्रम से संबंधित विशिष्ट प्रावधान बताइए। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के उद्देश्य संरचना और कार्यप्रणाली, आप अगर डेली बेसिस पे अखबार पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, भारतीय मानसून 2020 की मुख्य विशेषताएं, मनसबदारी प्रणाली अकबर ने जो शुरू करी थी 1575 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में लॉर्ड लिटन लाया था और लॉर्ड रिपन ने बंद कर दिया था इसको,
भारतीय समाचार पत्रों का मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते हैं, है ना, ये सब ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश बंद हो गया, मिरातुल अखबार बंद हो गया। फिर इसके बाद वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक बताना है ना। एसडीजी तो हर बार पेपर में आ ही रहा है। टोटल 17 लक्ष्य है और मैं 17 आपको याद करवा दिया हूँ पहले से ही। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से भारत नेट की प्रमुख विशेषताएं, ये भी आपका लघु उत्तरी है। फिर ये भी आपका लघु उत्तरी है। फिर यहाँ से आपका अति लघु उत्तरी शुरू हो जाता है। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, है ना। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो हरिसेन का है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, है ना, जो समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसमें आपका जहांगीर का अभिलेख लिखा है, अकबर में बीरबल का अभिलेख लिखा है, अशोक का भी लिखा है। फिर मथुरा कला शैली जो कनिष्क की है, चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 वाला। फिर इसके बाद यहाँ पे कोई वारंटो क्या है, अधिकार पक्षा क्या है, तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम ये काम किस अधिकार से कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात पूछा है, रामसर स्थल पूछे हैं, शारदा नहर पूछी है। फिर इसके बाद एनबीएसएस की भूमिका, जियो पोर्टल पूछा है, एमएसपी की निर्धारक, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक पूछा गया है। बारकोड ऑफ लाइफ क्या है ना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की स्थिति बताइए भारत में। फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड क्या होता है ना। एम पासपोर्ट सेवा, मोबाइल पासपोर्ट सेवा क्या है। बस 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया, बस ऐसे एक एक लाइन के दो लाइन की लिख देने। एस्ट्रोसेट क्या है, इंस्पायर कार्यक्रम क्या है, समग्र शिक्षा योजना और स्वयं पोर्टल। तो करंट अफेयर संबंधित एक एक लाइन के नहीं आते, 1 लाइन के क्वेश्चन, बस उसी में हल्का सा आपको कब शुरू हुई और इसका उद्देश्य क्या है, अगर आप ये लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको संपूर्ण रूप से जानकारी दी। यदि आपको कोई भी जानकारी अधूरी लगी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और जो बच्चे मैं बता रहा हूँ, व्हाट्सएप से सिर्फ वही बच्चा जुड़ेगा जिसको बैच लेना है, अदरवाइज वो बच्चा नहीं जुड़ेगा जिसको बैच की तैयारी नहीं करनी है। ये मैं गारंटी लेता हूँ, मैं खुद आज यूट्यूब पे खड़े होकर गारंटी लेता हूँ कि खंड शिक्षा अधिकारी मेरे जीवन का सबसे अच्छा बैच होने वाला है ये। क्योंकि मैंने कभी भी किसी बच्चे को पर्सनली ध्यान नहीं दिया है, मैंने सामूहिक रूप में सबको ध्यान दिया है। लेकिन इस बार मेरा दिल कह रहा है कि मैं एक बार आपको खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ एआरओ और यूपीपीएससी 2023 वाले जो विद्यार्थी हैं उनको बैठाल के मैं अपनी आंखों के सामने वो आंसर राइटिंग करें, मैं चेक करूं, ठीक है ना। ये वाला प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको घर बैठे, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अब घर बैठे ही मेरा बिल्कुल पूरी तरीके से आप, है ना, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर क्लास के अंदर ही। और ये बैच आपका शुरू हो रहा है, आज 27 जुलाई है, बैच आपका शुरू हो रहा है 5 अगस्त से, है ना, ठीक है। 27 जुलाई, ठीक है, 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। अच्छा एक और बात, जो बच्चा 5 अगस्त से पहले एडमिशन लेगा, जो बच्चा 5 अगस्त से पहले एडमिशन लेगा, उसकी फ़ीस मात्र 3500 रुपये ही है। उसकी फ़ीस मात्र 3500 रुपये है। क्योंकि अब मैं नहीं चाहता हूँ अगर भर गया, ग्रुप भर गया या बच्चों का एडमिशन भर गया और इसके बाद भी लोग जुड़ना शुरू करें, है ना। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जो बच्चे सीरियस हैं वो सीरियस कैंडिडेट तुरंत ही जुड़ें और जुड़ के अपना काम आगे बढ़ाएं। तो 5 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, 5 अगस्त से, कब से, 5 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है ना। टाइमिंग वाइमिंग मैंने आपको बताई दी है, ठीक है, कि डेली 4 घंटे क्लास होगी, 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, 150 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास और 350 घंटे की आपको प्री और मेंस की क्लास मिलेगी करंट अफेयर के साथ। वो सारी चीज़ें आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मेरी हर महीने की मैगजीन तो आप पढ़ते ही होंगे, हर चीज़ आपको मिले। अच्छा मॉक टेस्ट भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा। और इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ी बात कि आपको क्लास नोट्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो तो आपको बनाने ही बनाने हैं, मैं आपको क्लास नोट्स भी दूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट सुनिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट के मैं नोट्स भी आपको दूंगा। आपको कुछ करना नहीं है, उसका प्रिंट आउट निकाल कर बस आपको पढ़ना है। और जो बच्चे लखनऊ में रहते हैं वो आकर हमसे नोट्स हैंड रिटन में ले जा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं फिर, ठीक है ना। घोड़ा दूर ना मैदान, ठीक है। ऐसा चढ़ जाएंगे कि घास छोड़ेंगे नहीं किसी के लिए। एसएसजी गुरुकुल इस बार बहुत बड़ा झंडा लहराने वाला है, क्या बोलते हो। जैसे लेह लद्दाख में फैलाया गया, कराया गया, राजस्थान में फहराया गया, उसी प्रकार से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जरूर जुड़ें, थैंक यू।